मैं फ्रेंड के साथ गया हूँ उस बैल्कनी में, 5-6 लोग थे एक्चुअली वहाँ। ये वाला हाथ मैंने ऊपर उठाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। ये वाला हाथ मैंने फ्रेंड के कंधे पे रखा है, ये वाला हाथ मेरा केबल पे लग गया। एक फ्रेंड ने कह दिया कि माँ उमर मास गया। माँ साहब को तो खुद लग रहा था वहाँ लेटे हुए कि मास गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुआज़ जाहिद की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मुआज़ जाहिद एक टीचर होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। कुछ महीने पहले उनको अपना हाथ गंवाना पड़ा क्योंकि उनको 11,000 वोल्ट की तार से ऐसा झटका लगा जिससे उनकी जान तक ख़तरे में आ गई। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। वहाँ सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस इंसिडेंट के बाद आपकी ज़िंदगी पे क्या असर आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए और आपको अपना टाइम निकालने के लिए मेरे लिए, और मेरी इस मोटिवेशन स्पीकिंग या इस चीज़ को थोड़ा सा और स्प्रेड करने के लिए। द थिंग इज़ के जो सबसे पहली चीज़ जो इमीडिएट आफ्टर द एक्सीडेंट जो समझ में आई, जो सीखी, वो ये थी कि लाइफ ब्लेसिंग है। जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक ब्लेसिंग है जिनको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। उनको हम ब्लेसिंग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज तो ये आया कि जो चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, उनकी कदर बढ़ गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सीखी कि बहुत अनसर्टेन है लाइफ और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो उस अनसर्टेनिटी और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को हमें गुजारना चाहिए, ठीक है। कि आप यू नेवर नो, आपको नहीं पता आपके साथ किस टाइम पे क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने इस मकसद के लिए तो नहीं था कहीं भी, जहाँ पे भी मैं फैसलाबाद में जैसे था, आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि फैसलाबाद में था तो ये सारा कुछ एक्सीडेंट हो गया। मैं ये करवाने तो नहीं गया था। बट द थिंग इज़ के अब एक चीज़ जो लिखी हुई है वो हो जानी है, ठीक है। बट जब तक जो ब्लेसिंग आपके पास है उस ब्लेसिंग को काउंट करें, ठीक है। और अपनी जो जो चीज़ें जो जो भी मैं छोटी से छोटी चीज़, इवन आपकी फिंगर्स, इवन, ठीक है, ये भी आपके साथ है, ये भी ब्लेसिंग है। चीज़ों को बेसिकली अंडरस्टैंड करना, ये सबसे पहले मेरा लाइफ का जो फर्स्ट चेंज था वो ये था। 11,000 वोल्ट की तार से झटका लगना कोई छोटी बात तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी का भी थ्रेट में थी, जा सकती थी आपकी लाइफ। तो उस वक्त डॉक्टर्स ने क्या कहा? उस वक्त डॉक्टर्स का ऐसे सिनेरियो था कि दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, ठीक है, कि किसी तरीके से अगर बच सकता है तो बच जाए, ठीक है। एक चीज़ जो उस वक्त भी सीखने को मिली कि अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो विद इन 6 आवर्स चांस होता है बचने का। बट हुआ ये एक्चुअली जुलाई में था। जुलाई में कोरोना जो था वो अपनी पीक पे था, ठीक है। तो डॉक्टर्स वगैरह भी उस तरीके से वो बस यही था कि किसी तरीके से, मैं फैसलाबाद में था तब, तो 4-5 हॉस्पिटल्स फैसलाबाद में भी मैं थोड़ा सा फिरा, कोई किसी तरीके, लेकिन सर्जन अवेलेबल नहीं थे। फिर लाहौर आ गया, लाहौर आके फिर पहले एक हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। उन्होंने ट्राई की, प्रॉपरली ट्राई की उन्होंने, माइनर सर्जरी करके कि बच सकता है तो बच जाए। बट ऐसा था कि लाइफ थ्रेटनिंग वो ऐसे हो गया था कि जो पॉइजन काउंट था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेज हो गया हुआ था बॉडी में, ठीक है। वो 11,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 17,900 हो चुका था। तो वो इस तरीके से था कि अब या हाथ बचाना है या जान बचानी है, ठीक है। तो फिर यही था कि हाथ तो जाता हुआ नज़र आ रहा है, जान तो बचाएं, ठीक है। क्योंकि अब एक ब्लेसिंग जो बच रही है वो चीज़ वही ना, उसी वक्त रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि यार जो चीज़ बच रही है वो तो बचनी चाहिए ना, ठीक है। तो फिर इवन सारा कुछ ऑपरेशन के दौरान भी, इवन डॉक्टर के साथ, डॉक्टर बहुत अच्छे थे इवन, ठीक है। तो उनके साथ भी जब ये थोड़ी कन्वर्सेशन हुई तो मेरे से पूछा कि यार सीखा क्या तुमने। मैंने कहा सर 2 चीज़ें हैं, दर्द भी रहमत है और लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल और बहुत अनसर्टन है। दर्द भी रहमत का बेसिकली ऐसे हुआ था कि जब ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले, डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से ना, वो इंजेक्शन की सुई जो है उसकी, उसे पेन क्रिएट करने की, वो सेंसेशन चेक करने की कि ब्लड आ जाए या पेन हो, ठीक है, कोई यानी कि सिग्नल जाए कि किसी तरीके से कुछ पता लगे कि है कि नहीं है। तो मैं कहता नहीं है। हर 5 to 10 मिनट्स के बाद कोई ना कोई नर्स आके या डॉक्टर आके चेक करते थे। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछ ही लिया फिर उस वक्त कि मैं सर इसका मतलब दर्द भी रहमत है। तो क्या बिल्कुल ऐसे ही है भाई, अगर ब्लड आ जाता या सेंस होती तो चांस था। तो दर्द है तो इट मीन्स वो जगह ज़िंदा है। तो उससे एक और चीज़ सीखी कि यार जब तक हम ज़िंदा हैं पेन्स साथ साथ ही हैं, बट वो लाइफ का पार्ट है, ठीक है।
बट द थिंग इज़ कि जिस वजह से वो है वो ब्लेसिंग भी है, ठीक है, तो उस ब्लेसिंग को भी काउंट करें ना। और अपनी जो आपकी सांसें चल रही हैं, जिस तरीके चल रही हैं, कोशिश करें कि उनको अच्छे से स्पेंड करें, पॉजिटिव रह के स्पेंड करें। इस हादसे के बाद अच्छे खासे लोग जीने की मोटिवेशन उनकी ख़त्म हो जाती है। आप में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से आई? मेरे में मोटिवेशन कहाँ से आई? ये मोटिवेशन कह लें कि एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ही, इवन जब एक्सीडेंट हो गया, बैक से करंट निकल गया, उसी वक्त एक मोटिवेशन की वो आ गई थी कि यार आपको नहीं पता कि कब क्या होना है। मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ को फिर उस तरीके से वो भी नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सब चीज़ें अल्लाह की हैं, जब उनको चाहिए अल्लाह ताला ने वापस ले लेनी है। सो द थिंग इज़ के सबसे पहले तो घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, उसके बाद फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर लिहाज से सपोर्ट किया, वो भी मोटिवेट करते रहे साथ साथ कि यार परेशान नहीं होना। और अब आई वाज लाइक यार परेशानी कोई नहीं है। अब ये पता लग गया कि यार जो लाइफ है ना, जो ये सारा जो है लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट भी गुजर गया, सारा कुछ हो गया, मोटिवेशन यही रही अपने अंदर कि यार हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आए हैं आगे भी ले जाएंगे। सो एक ये स्टेटमेंट अपने माइंड में चलती रही कि सब हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, माइंड में था, पता था चैलेंजेस आएंगे, बट अपने आप को उनसे अब उसके लिए प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, और आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है। सिर्फ एक यही चीज़ें कुछ नहीं जो पॉइंट्स माइंड में साथ साथ चलते रहे, इवन अभी भी चलते हैं। इट डजेंट मीन कि अभी लाइक आफ्टर द एक्सीडेंट सारा कुछ हो गया, पाने काम लग गया, सोल्यूशन मिल गया, अभी भी हैं चैलेंजेस, ठीक है, उनको स्टिल वही अभी भी वही चल रहा होता, यार हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होता, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, प्रेशर नहीं लेना, नेगेटिव नहीं होना, ठीक है, ना शुक्री में नहीं आना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये कि ना शुक्री में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें बची हुई हैं, आंखें बच गई हैं, हाथ बच गए, दोनों टांगें बच गई हैं, दिमाग चल रहा है, ये पॉइंट भी मेरे माइंड में स्ट्रांगली चल रहा था कि एक गया है, बच भी बहुत गया, जो बच गया अब इनसे वर्किंग करो। फिर अल्लाह का शुक्र है, सोल्यूशन ढूंढते रहे तो बायोनिक काम भी मिल गया। जब ये मिल गया तो फिर और ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह और आसान हो गई। अच्छा मुआज़, मुझे बताइए कि हादसा आखिर आपके साथ पेश आया कैसे? आप वहाँ कर क्या रहे थे बिजली की तार के पास? बेसिकली ऐसे था कि मैं लाहौर की गर्मी खा के एक्चुअली, ठीक है, फैसलाबाद गया। मैं मूव कर रहा होता हूँ वर्किंग वगैरह के लिए, सॉफ्टवेयर के काम वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरीके से फिर रहा होता हूँ। ऊपर से ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, ठीक है। तो फैसलाबाद में काम के लिए गया हुआ था, और ये मेरा लाइक फ़र्स्ट टाइम ऐसे नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम उस जगह पे गया था, मैं सेकंड थर्ड टाइम था ऑलमोस्ट। ये वो बस उस वक्त ऐसा हुआ कि मौसम अच्छा वहाँ जाके हो गया, बारिश हो गई, ठीक है, हवा चलना शुरू हो गई, ऊपर से लाइट चली गई, फ्रेंड्स वगैरह हम लोग जो थे वो बैल्कनी में चले गए। अब लाइट आ गई तो बस थोड़ी देर में हम लोग नीचे ही जाने वाले थे, लेकिन वो द थिंग इज़ कि होता है ना कि लास्ट मोमेंट थोड़ा सा बैल्कनी में, तो वो पहले हम लोग रूम में थे, फिर बैल्कनी में दोबारा जाके हवा, खुली हवा लेने के लिए। तो ऐसे हुआ था कि मैं फ्रेंड के साथ गया हूँ उस बैल्कनी में, 5-6 लोग थे एक्चुअली वहाँ। तो ये वाला हाथ मैंने ऊपर उठाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, ये वाला हाथ मैंने फ्रेंड के कंधे पे रखा, ये वाला हाथ मेरा केबल पे लग गया, और ये हाथ जो फ्रेंड के कंधे पे था उसको उसके झटका लगा, वो वापस रूम के अंदर। और मुझे बस यही याद है कि ये हुआ। बाद में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि वेव निकलते हुए करंट जब फ्लो कर गया, ये सारा मुझे लोगों ने बताया। 3rd फ्लोर था, लोग इवन नीचे भी इकट्ठे हो गए थे कि मैं उस तरफ ना गिर जाऊँ। और जो एक डॉक्टर भी वहाँ पे दोस्त साथ थे, उन्होंने भी कह दिया कि भाई बॉडी के पास कोई ना जाए, वरना करंट दोबारा खींच सकता है, ठीक है। एक फ्रेंड ने कह दिया कि उमर मास गया, मतलब मास गया, मास आपको तो खुद लग रहा था वहाँ लेटे हुए कि मास गया। तो लेकिन फिर बचत हो गई, रियलाइजेशन हुई कि यार नहीं, लाइक करंट क्योंकि फ्लो कर रहा था, मुझे भी ये लग रहा था कि शायद निकल रही है जान। मैंने भी कलमा शलमा जो मुँह में आया पढ़ना शुरू कर दिया। बट आफ्टर दैट थोड़ा सा रिलैक्स हुई जो बॉडी, फिर मैंने आवाज़ दी कि मुझे जाके उठाएं। तो फर्स्ट तो यही था कि शायद पूरी राइट साइड पैरालाइज हो गई है, लेकिन वो सिर्फ करंट था। तो इस तरीके से करंट जब लगा है, फिर उसके बाद फिर वही हॉस्पिटल्स के चक्कर वो सारा कर के फैसलाबाद में पहले ट्राई की, फिर लाहौर आ गए, लाहौर आके फिर डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने देखा, माइनर सर्जरी की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। तो बस फिर ऐसे ही लाइक आई हुई थी। मैं अगर इसमें कोई कहूँ ना कि यार मैं क्या करने गया था, मैं करने नहीं गया था, ये लिखा हुआ था। तो जब ये हो गया, उसके बाद अगर मैं उसमें आ जाऊँ, नाशुक्री वाली चीज़ में आ जाता, तो शायद फिर वो होता कि यार मैं काश मैं वहाँ ना आ जाता। ऐसा नहीं, जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वक्त ने आपको वहाँ ले जाना है।
बेशक लिखी हुई चीज़ को तो कोई भी टाल नहीं सकता। इस इंसिडेंट के बाद जो ट्रीटमेंट में टाइम लगा, वो कितना टाइम पीरियड था बेसिकली? ट्रीटमेंट में मुझे बेसिकली जो टाइम लगा वो 3 डेज़ लगे हैं। 4 जुलाई को करंट लगा था, 5 जुलाई को हम लोग लाइक क्योंकि रात का टाइम था, लाहौर आते आते पहले वहाँ पे लोग ट्राई करते रहे, डॉक्टर्स के पास फिरते रहे, ठीक है। ECG वगैरह तो फैसलाबाद में भी हो गए, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स पास करवा दी, सारा कुछ हो गया। 5 जुलाई को हम लोग लाहौर आ गए, लाहौर आके उन्होंने इवन डॉक्टर्स ने वो ट्राई कर दिया। लाइक डॉक्टर्स वगैरह ने, मैं अगर ये कहूँ कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा से ट्रीट किया हर लिहाज से, हर जगह पर जाकर जिधर भी गए। तो 6 जुलाई को मेरा उन्होंने ट्रीट वो कर दिया था, सर्जरी हो गई थी मेरी, ठीक है। और 7 जुलाई को मैं घर था। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने जब मुझे डिस्चार्ज किया तो उन्होंने मुझे कहा था कि 3 मंथ्स का बेड रेस्ट है। तो मैं डॉक्टर को आई वाज लाइक, मैंने कहा सर 3 मंथ्स 90 डेज़ मैं सर इतना बेड रेस्ट, तब मैंने कहा चलिए ठीक है। लेकिन आफ्टर चैलेंजेस थे माइंड में, कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। यही था कि अगर बेड रेस्ट भी हुआ, क्योंकि करंट हाथ से बैक से निकल गया था, एक चीज़ ये नज़र आ रही है, बैक में लाइक नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता ना कि पीछे मेरा क्या सूरत हाल थी, ठीक है, या मेरे घर वालों को पता जो देखते थे। तो पीछे बैग मेरी पूरी बर्न हो चुकी। तो यही था कि यार बेड रेस्ट रहो, गर्मी है, स्वेटिंग ना हो, उसको हील करे, वो खुद हील करे अपने आप को। तो ठीक है, बेड रेस्ट है, रूम में रहना है, बाहर नहीं निकलना। फर्स्ट चैलेंज जो आया वो ये था, लिखना, राइटिंग, वो तो कर सकते हैं ना, अंदर रह के कर सकते हैं। तो ABC की बुक्स मंगवाई, नर्सरी की बुक से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दिया। जो जो चीज़ें मैं अंदर रह के कर सकता था, सीख सकता था, वो करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि यही था कि यार जब भी दुनिया में बाहर जाना है, फुल फ्लैज जाना है, ये नहीं फील करना, ना खुद करना है, ना होने देना कि यार कुछ हुआ है, ठीक है। वो जिसने फील करना है वो तो फिर कर ही लेना है, उसने देख के जैसे भी है, जैसे भी नेगेटिविटी उस तरीके से शो करना है, कर ही देना है। बट आई थिंक इसके अपने आप को पॉजिटिव रखना है हर लिहाज से। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए चैलेंजेस को जैसे जैसे ठीक कर सकता था, वैसे वैसे उनको फेस करके उनको ठीक करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी भी, और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बायोनिक आर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था या आपने खुद इसके बारे में रिसर्च की थी? ऐसे था कि इसके साथ भी एक चीज़ मैं रिलेट करना चाहूँगा कि सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम आ गया, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे ऑन, फ्रॉम द वेरी ऑन दैट मोमेंट, इवन जब ये इवन सर्जरी भी नहीं हुई थी, तो मैं डॉक्टर के साथ इवन कम्युनिकेट कर रहा था कि भाई इस तरह की कोई चीज़ है और होगी, ठीक है। इवन कजन्स, भाई वगैरह सब लोग इवन देख रहे थे। तो बायोनिक काम का पता था कि यार कुछ होता, ठीक है। ये नहीं पता लग रहा था कि पाकिस्तान में है या नहीं, ये पता था कि कनाडा, UK, दुबई वगैरह में हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर से जब डिस्कस किया, डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ यार इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में लोगों ने लगवाए भी हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सर्च आउट करो, तो लाइक चीज़ें हैं, सो डोंट वरी। मैं कहा सर बस हैं तो सोल्यूशन नज़र आ रहा है तो हो जाएगा इंशाल्लाह, प्रॉपरली करेंगे फिर। तो इवन डॉक्टर के साथ ये भी, फिर लगवाओगे किस कलर का? मैं तो उस वक्त से प्लान था मेरा, मैं ब्लैक। डॉक्टर कहता है ठीक है भाई, स्किन कलर का भी बन जाता है। मैंने कहा नहीं सर, लगवाना है तो ब्लैक लगवाना है, ठीक है। फिर वीडियोस देख रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया फिर आपके लिए ओपन हो जाती है, क्योंकि एक हाथ चल रहा था, मोबाइल पास था, लगा मैं देख रहा हूँ कैसा बायोनिक काम दुनिया में लोग कैसे यूज़ करें, लाइफ कैसे स्पेंड करें। तो दे वर लाइक यार सब कुछ सेट है, सही चल रही है लाइफ, ठीक है। तो जब एम्पुटेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, तो डॉक्टर को लाइक यही सेंसेशंस छोड़ी, क्योंकि डॉक्टर को आइडिया था, डॉक्टर से जब डिस्कशन होगी, डॉक्टर को भी आइडिया था कि यार यहाँ पे बायोनिक काम लगना है तो सेंसेशंस छोड़नी है। तो उन्होंने भी ऑपरेशन उसी तरीके से बहुत अच्छे से किया कि मुझे एक एक फिंगर, अगर मुझे कल कुछ चाहिए, मुझे बैक रिस्पांस चाहिए या मुझे रिस्पांस देना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ एक्टिव है। तो ये कह लें कि म्यूचुअल था। इवन मैं जब बायोनिक काम के लिए भी, इवन जब मैं, क्योंकि बाद में भी मेरे डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहे आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, तो उनके साथ ये डिस्कशन था अभी क्या प्रोग्रेस है। मेरी उनकी ऐसी कम्युनिकेशन होती थी कि ये चीज़ें तो हम लोग करते साथ ही, हमारी नेक्स्ट डिस्कशन ये होती थी कि अभी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है, कि काम आगे क्या करना है, बायोनिक काम का क्या है। फिर पाकिस्तान में हमें मिल गया कंपनी, बायोनिक्स कंपनी है कराची में, ठीक है। उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी, उनको पिक्चर्स भेज दी, उन्होंने कहा बिलो एल्बो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर अपने वर्किंग भी की हुई है, तो आप आ जाएँ। तो मैं आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स का डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था, और मैं 2 मंथ्स के बाद कराची था। तो उससे पहले मैं ड्राइव करनी स्टार्ट कर दी, मैंने ऑफिस थोड़ा सा हल्का हल्का जाना स्टार्ट कर दिया, वीक में 3 डेज़ 2 डेज़ मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, घर के जो काम थे अपने मैंने करने स्टार्ट कर दिए। बैक पे हो रही थी, बैंडेजेस वगैरह हो रही थी, लेकिन हर्डल नहीं बनने दिया किसी तरीके से भी। इस पर मेरा कोई कमाल नहीं है, अगर मैं ये कहूँ, हिम्मत अल्लाह ताला देने वाले हैं, और सपोर्ट करने वाले लोग बहुत अच्छे थे और बहुत पॉजिटिव थे कि खैर है। तो बस एक वो भी चीज़ रही कि यार
जब खैर है तो बस फिर खैर है, हो जाएगा सर। अच्छा, मुझे बताइए कि ये ऑपरेट कैसे करता है? बेसिकली ऑपरेट करता है ये माइंड कंट्रोल्ड है, ठीक है। एक पावर बैंक लगा हुआ है वो जो मेरी पॉकेट में है, ठीक है, और सारा ब्रेन कंट्रोल्ड है, ठीक है। कि अगर मैंने बंद करना है, और मुझे लाइक बेसिकली जो सेंसर्स हैं कुछ जो कि मेरे मसल के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, लाइक रिमूवेबल है ये, ठीक है, बट सेंसर्स जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो ब्रेन कंट्रोल और वो वाली चीज़ चल रही होती है सारी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे बेसिकली इसकी। एक पहले ये चीज़ थी, एक मज़ेदार चीज़ ये कि पहले जो थी ये चीज़ खाली लगती थी, अब ज़रा फिल्ड अप है, तो एक वो भी चीज़। फिर दूसरा ये कि ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। डेली लाइफ में आपका बायोनिक हैंड आपकी किस तरह से हेल्प करता है? डेली लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे इसकी सपोर्ट है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ इससे, ठीक है, मैंने उसकी इवन एक वीडियो बनाई भी थी, ठीक है। मैं इसे गिटार भी प्ले कर पा रहा हूँ क्योंकि गिटार म्यूज़िक वगैरह मेरा पैशन है, ठीक है, तो गिटार वगैरह भी प्ले कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में इवन सपोर्ट करने में, आप जैसे अपना राइट हैंड यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को पकड़ने में, दोनों हाथों से कोई चीज़ पकड़नी है या कुछ भी वर्किंग करनी है, तो मैं ऑब्वियसली इससे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें कर पा रहा हूँ। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं जो कि एक बहुत ही कह लें कि यूनिक सी एक चीज़ बन जाती है, वो यही है कि एक दो ड्राइव करना, ठीक है, कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो पा रहा है इससे, और साथ म्यूज़िक वगैरह मैं प्ले कर पा रहा हूँ। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें इस तरह की जो मैं अपने इस बायोनिक काम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर पा रहा हूँ, जो कि शायद इसके बगैर पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, ये बायोनिक हैंड आपका डिफरेंट कलर्स में तो अवेलेबल होगा, आपने ब्लैक ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली ब्लैक मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने एक दफ़ा कहीं सुना था, पढ़ा भी था, आपने भी डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, वेयर स्कार्स विद प्राइड। स्किन कलर में मेरे पास एक है, और वो बायोनिक नहीं है, वो मैकेनिकल हैंड है, ठीक है। बट द थिंग है, इसके ब्लैक लगवाने का मकसद ये था कि यार अब एक चीज़ है तो है, और ये मेरी है, ठीक है। तो मैं इसको अपना वो नहीं समझता, मैं इसको अपनी कमी नहीं समझता, या मैं इसको पहन के ये नहीं कि पता नहीं क्या है, लोग क्या सोचेंगे। एक पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ लोगों का, ठीक है। एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ अपने आप को लेके, ठीक है, कि हाँ यार एक ब्लैक चीज़ पहनी यार, इट लुक्स गुड, ठीक है। लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ। मैं जब नहीं पहन रहा था कुछ, या मैं स्किन कलर वाला पहन रहा था, तो वो स्किन कलर का पहन के ये होता था कि कम पता लगता था, जो कोई बहुत ज़्यादा नोट करता था तो पता लगता था, लेकिन लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता था, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, कि पता नहीं बेचारे के साथ क्या हो गया है, जवान सा लड़का है, ठीक है, और ऐसा हादसा हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा, ठीक है। जब से ये पहनना स्टार्ट किया ना, लोगों का क्वेश्चन बदल गया कि यार ये क्या है, ये कैसे चलता है, अच्छा हिलता है, उंगलियां हिलती हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल हिलती हैं भाई, ठीक है, क्या क्या कर लेते हो, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव चेंज है ना, वही ज़रूरी है एक्चुअली, कि अपने लिए भी पर्सपेक्टिव चेंज करना, लोगों का भी पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना कि यार प्रॉब्लम्स, और यही ये कह लें ना कि प्रॉब्लम थी ना मेरे लिए, लोगों के लिए ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि हाथ नहीं रहा, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना कि यार एक यूनिक चीज़ है, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं, चलो ब्लैक में एक पैंट ब्लैक ही बनवाना है। लाइक बहुत लोग थे कहने वाले कि लाइक स्किन में होना चाहिए, अभी भी कहते हैं वाइट होता, स्किन होता, घर वाले भी यार ब्लैक में ही क्यों, मैं यार ब्लैक ही बनवाना है, एक ब्लैक फेवरेट कलर भी है ऊपर से, अभी भी ये तीन चीज़ें ब्लैक में पहनी हुई है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह के हादसात पेश आते हैं, लेकिन वो अपनी मोटिवेशन हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यार एक ही मैसेज है कि हिम्मत ना हारें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। मैं पॉजिटिव का वर्ड, मुझे इवन सुनने को मिला कि भाई पॉजिटिव का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत पॉजिटिव करते हो, ठीक है, क्योंकि यार इस वक्त सबसे ज़्यादा शायद कमी उस चीज़ की है, ठीक है। तो जिस चीज़ की कमी है उसी को फिलअप करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। डिफरेंट वेज से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अब डिफरेंटली एबल हूँ, तो डिफरेंट वेज से मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार अपने आप को जो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं इवन इसके एक और एक चीज़ को थोड़ा सा वो इन्हेंस करके बताता हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम जब सीधे हाथ से इवन खाना भी खाएं या पानी पिए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ आपके साथ इस वक्त है, जो आपकी अवेलेबल है, वो क्योंकि जो ब्लेसिंग आपके पास है शायद वो किसी और के पास नहीं है, तो जब तक है उस चीज़ को उस तरीके से उसको अपनी ब्लेसिंग समझें, स्ट्रेसेस की वजह से अपने आप को इतना डाउन ना करें कि आप गलत उसके ऊपर ना शुक्री वाली साइड पर चले जाएं, गलत रास्तों पर लग जाएं, ठीक है। टाइम को भी कभी कभी टाइम देना चाहिए, कोई मसला नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप अपने आप का थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आप शुरू कहाँ से हुए। जब आप छोटे बच्चे थे, आप पैदल चलना स्टार्ट किया, आप वो भी नहीं चल सकते थे,
चलना स्टार्ट हुए, आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, ठीक है, अपनी लाइफ का अपने एक पूरा एक टाइम गुजार के आते हो, तो जब अब एक इस काबिल हुए हो कि स्ट्रेस आ रहा है, तो मतलब इस काबिल हो तो वो स्ट्रेस आ रहा है ना, ठीक है। आपको आपकी बॉडी आपकी इस काबिल है, आपका माइंड इस काबिल है, तो आप उस प्रॉब्लम की तरफ गए हो ना, या वो प्रॉब्लम आपकी तरफ आया, ठीक है, अट्रैक्ट हुआ है, तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। ज़रूर उसका प्रेशर लेके बैठना है। एक और बड़ी मज़ेदार इसके अंदर मैं चीज़ वो ऐड करना चाहूँगा कि कहते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उसको अगर आप एनालिसिस करो ना, सोल्यूशन की तरफ एनालिसिस करो, तो सबसे पहले दो चीज़ें सोच लो, वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब ये कि क्या उसका कोई सोल्यूशन है, अगर उसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन पे वर्किंग शुरू कर दो, उस प्रॉब्लम को छोड़ के उसके सोल्यूशंस पे वर्किंग शुरू कर दो, ठीक है, ताकि विद टाइम उसका जो वो जो प्रॉब्लम है आपका या कोई मसला है, ठीक है, जो स्ट्रेस आपको कर रहा है, जो डिप्रेशन में आपको भेज रहा है, ठीक है, उसको आप टाइम दे के सोल्यूशन उसका निकाल के एक टाइम पे आके वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल का प्रेशर लेना बनता ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे लिए एक चीज़ अनकंट्रोलेबल है, क्या, मेरा दोबारा हाथ वापस नहीं आ सकता, ये अनकंट्रोलेबल है। मैं इसके बारे में अगर सोचता रहूँ ना, तो बस फिर मैं उसी को सोचता रहूँगा। कंट्रोलेबल क्या है यार, उसका कोई ऑल्टरनेट तो हो सकता है, तो ऑल्टरनेट बाय होने काम था, सोल्यूशन की तरफ आया, लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ें हैं सबके लिए, इवन कि जब तक आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको उस तरीके से कंसिडर करें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, प्रॉब्लम्स को काउंट ना करें, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करें। यही मैं सबसे बस कहना चाहूँगा, और नेगेटिविटी की तरफ, गलत रास्तों की तरफ ना जाएं, और अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझ के गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया मुआज़ ज़ाहिद आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने देखा कि मुआज़ ज़ाहिद के साथ जो एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट जैसे पेश आया, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव वे से गुजार रहे हैं और लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन के सामने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान के सुसाइड की तरफ जाते हैं, वो मुआज़ ज़ाहिद की वीडियो देखकर उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। इस तरह की वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।